जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2014 में 13वीं रैंक और हिंदी मीडियम में पहली रैंक हासिल हुई थी, और मैं 2015 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ। मैं भी एक बहुत ही साधारण परिवार से था। पूरी पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम में हुई, तो मैं पूरी तरह से हिंदी मीडियम का एक आम विद्यार्थी रहा। शुरू से मुझे टॉप करने की आदत पड़ गई थी, पर जब मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में पहली बार बैठा और साथ ही मैंने उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया, और दोनों ही एग्ज़ाम्स में मेरी बहुत कम मार्जिन से मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया और वहाँ मैं असफल हुआ। यानी ज़िंदगी में पहली बार दोस्तों मैंने असफलता का स्वाद चखा, और वो उस समय लगभग टूटने जैसी स्थिति हुई और मुझे काफ़ी ख़राब महसूस हुआ। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक संघर्ष जरूर होता है। मैंने पहली नौकरी ग्रुप सी में शुरू की थी, फिर दूसरी नौकरी जो मेरी पार्लियामेंट में थी वो ग्रुप बी में थी, और आज मैं ग्रुप ए की नौकरी कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि भले ही मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, परंतु मेरे मन में कभी भी इस बात को लेकर कोई भी हीन भावना या कोई भी इन्फीरियोरिटी नहीं थी कि मैं हिंदी से बिलोंग करता हूँ। कि आप मेहनत करें और उसकी निरंतरता को बनाए रखें, गिव अप ना करें और रुके नहीं। रुके जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत संक्षेप में अपनी जो जर्नी है, जिस तरह से मैंने संघर्ष करके इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की, उसके बारे में आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ, आपसे वो यात्रा शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम निशांत जैन है। मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2014 में 13वीं रैंक और हिंदी मीडियम में पहली रैंक हासिल हुई थी, और मैं 2015 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ। मेरा जन्म मेरठ में एक पुराने इलाके में हुआ, और मेरी पूरी पढ़ाई, मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मेरी पूरी पढ़ाई प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी और डिग्री तक हिंदी मीडियम में हुई है। मेरठ के एक स्कूल में मेरी पढ़ाई, उसके बाद मैंने शुरू से मैं पढ़ाई में थोड़ा एक्टिव रहता था, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मैं बहुत एक्टिव रहता था। डिबेट, एसे राइटिंग, पोइट्री, क्विज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ में करता था। उसके बाद जब मैंने 12th पास की, तो भले ही मैंने बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए, मैंने डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया, पर मैं चाहता था कि मैं DU जाऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करूं, और मेरे मार्क्स भी इतने थे कि मैं जा सकता था, पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज की कमी आई कि मैं दिल्ली नहीं जा पाया। तो मैंने मेरठ में रहकर ही मेरठ कॉलेज मेरठ में एडमिशन ले लिया, और मैंने BA किया। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम मेरे पास थी 12th तक, बट मैंने ह्यूमैनिटीज़ में प्रवेश लिया, और मैंने हिंदी मीडियम से हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करनी शुरू की, और BA में मेरा तीसरा विषय था इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद मैंने MA हिंदी किया। हिंदी मेरा पसंदीदा विषय शुरू से था, तो मैंने हिंदी साहित्य में MA करने का निर्णय लिया, और MA करने के बाद मैंने UGC की नेट JRF की परीक्षा दी, और संयोग से नेट JRF की परीक्षा में पहली बार में ही मुझे JRF प्राप्त हो गया। उसके बाद मैंने इधर दिल्ली जाना शुरू से मेरा सपना था, बट मैं मेरठ से 65 किलोमीटर दूर दिल्ली है, पर मुझे वो सफ़र नापने में 7-8 साल लग गए दोस्तों। मैंने DU और JNU का एंट्रेंस दिया MPhil के लिए, दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया, बट फाइनली मैंने DU में MPhil में एडमिशन लिया, और उस दौरान मैंने जमकर IAS की तैयारी की। अब आप सोचिए कि जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था, और पूरे चूँकि शुरू से मुझे टॉप करने की आदत पड़ गई थी, मैं हमेशा हर एग्ज़ाम में टॉप करता था, फर्स्ट पोजीशन आती थी, पर जब मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में पहली बार बैठा, और साथ ही मैंने उत्तर प्रदेश का PCS का एग्ज़ाम भी दिया, ये 2013 की बात है, और दोनों ही एग्ज़ाम्स में मेरी बहुत कम मार्जिन से मैं प्रीलिम्स में फ़ेल हो गया। अब वो समय इतना टफ था मेरे लिए, क्योंकि मुझे हर एग्ज़ाम को
अच्छे मार्क्स से पास करने की आदत थी और वहाँ मैं असफल हुआ, यानी ज़िंदगी में पहली बार दोस्तों मैंने असफलता का स्वाद चखा और वो उस समय लगभग टूटने जैसी स्थिति हुई और मुझे काफ़ी ख़राब महसूस हुआ। पर उस समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं एक टीवी सीरियल आता था, उसमें आता था कि लाख मुश्किल ज़माने में है, रिश्ता तो बस निभाने में है। तो इसी तरह से जब मेरे फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा आत्मविश्वास फिर से बढ़ाया, तो मैंने दोबारा से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और इस दौरान मेरी एक नौकरी में मेरा सिलेक्शन हुआ जो लोकसभा सचिवालय में थी, ट्रांसलेटर की। दोस्तों मैं बता दूं, उससे पहले भी मैं एक क्लैरिकल नौकरी कर चुका था और उससे बहुत पहले चूँकि मुझे अपने को खुद फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना था और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकालना था, इसलिए 10वीं क्लास के बाद से ही मैं पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल रहा था। तो उसके बाद मैंने क्लैरिकल जॉब भी की, वो छोड़ी। फिर फाइनली एमफिल के बाद मैंने पार्लियामेंट में जो नौकरी मेरी लगी उसको ज्वाइन किया और वहाँ रहते हुए दोबारा से मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और दोबारा से आईएएस का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों वो आपके सामने है। मुझे 13th रैंक हासिल हुई और हिंदी माध्यम में काफ़ी समय बाद एक इतनी अच्छी रैंक हासिल हुई और पहला स्थान हासिल हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरी यात्रा में एक चीज़ बहुत कॉमन रही, वो थी निरंतरता, यानी मैं लगातार नीचे से ऊपर की ओर ही बढ़ता गया। मैंने सरकारी नौकरी जो पहली शुरू की थी वो ग्रुप सी की थी। सरकार में 4 ग्रुप्स की नौकरियां होती हैं, डी, सी, बी और ए। मैंने पहली नौकरी ग्रुप सी में शुरू की थी, फिर दूसरी नौकरी जो मेरी पार्लियामेंट में थी वो ग्रुप बी में थी और आज मैं ग्रुप ए की नौकरी कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा ये सब आपको बताने का जो उद्देश्य है, कि जो मैंने आपको अपनी पूरी कहानी बताई है, इसका मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि मैं भी एक बहुत ही साधारण परिवार से था। पूरी पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम में हुई। जब मेरा इंटरव्यू के लिए मेरा डीएफ जो मैंने भरा उसमें हिंदी शब्द इतनी सारी बार था, क्योंकि मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन एमफिल हिंदी में किया, हिंदी मेरा मीडियम था, मेरा ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर था, पार्लियामेंट में जो मेरी नौकरी थी वो भी हिंदी की नौकरी थी। तो वो पूरी समरी शीट में मेरे हिंदी वर्ड बहुत सारी बार था। तो मैं पूरी तरह से हिंदी मीडियम का एक आम विद्यार्थी रहा। हालांकि मैं पढ़ाई में तेज़ था, पढ़ाई में स्मार्ट था, पर आपने देखा कि किस तरह से जब मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठा, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अच्छे असफल हो जाते हैं। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम इसको कहा जाता है और कई बार चौथे, पाँचवें, छठे अटेम्प्ट में भी लोग सफल होते हैं। तो उसको देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं तो आप पहली बार में ही सफल हो जाएंगे, या फिर आप बहुत एवरेज हैं तो आप मेहनत करके सफल नहीं हो सकते। दोनों ही तरह से आप हो सकते हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप मेहनत करें और उसकी निरंतरता को बनाए रखें, गिव अप ना करें और रुके नहीं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, उस तरह का एटीट्यूड रखें तो आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ और हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी रहा हूँ, और मैंने जो ये संयोग से कहिए या सौभाग्य से कहिए, मैंने जो ये सफलता प्राप्त की और हिंदी मीडियम में कितने सालों बाद एक अच्छी रैंक आई, इसके लिए मैं आपसे, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक संघर्ष ज़रूर होता है, तो मैं आपसे कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूँ जो मेरा मन है कि मैं आपसे कहूँ और आप उन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि भले ही मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, परंतु मेरे मन में कभी भी इस बात को लेकर कोई भी हीन भावना या कोई भी इन्फीरियोरिटी नहीं थी कि मैं हिंदी से बिलोंग करता हूँ। हमेशा मुझे प्राइड फील होता था और मुझे बहुत क्लियर पता था कि अगर मैं अच्छे से अपने उत्तर लिख कर आऊँगा तो मुझे अच्छे अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मुझे कभी कोई अनास्था वाली समस्या नहीं थी, मुझे पूरी आस्था थी अपने ऊपर और अपने माध्यम के ऊपर, और इसी आस्था की वजह से शायद मैं अच्छे से उत्तर भी लिख पाया और फाइनली अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हो पाया। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसलिए आप इन्फीरियरिटी ना रखें कि आप हिंदी मीडियम से, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि जब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये कहने से पहले ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हिंदी भाषा जो है उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। मैं कई बार अपने साथियों को देखता हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट खुद को बताते हैं और हिंदी में जब लिखने की बारी आती है तो मात्राओं की गलतियाँ कर देते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है,
क्योंकि जब हम यूपीएससी के लेवल की परीक्षा देते हैं, ये कोई 6ठी 7वीं 8वीं की परीक्षा नहीं है जहाँ पर आप ये गलतियाँ करें। तो जब यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, चाहे आप इंग्लिश माध्यम से दें या हिंदी माध्यम से दें, कम से कम जो आप लिखें वो करेक्ट लिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सुंदर लिखें या बहुत विद्वान बन जाएं, पर कम से कम जो लिखें वो पठनीय हो और वो करेक्ट हो, ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लैंग्वेज पर कमांड हासिल करें। मैंने जितने भी टॉपर्स को देखा है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हों, उनकी अपनी उस भाषा पर, उस माध्यम पर बहुत अच्छी कमांड थी। लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं दोस्तों, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। आपको ये चारों स्किल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी जाकर आप ये दावा कर पाएंगे कि मैं हिंदी मीडियम से अच्छी रैंक हासिल कर सकता हूँ, सफलता हासिल कर सकता हूँ। दोस्तों, एक और बात मैं अपने हिंदी मीडियम के साथियों से कहना चाहता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ दोस्तों कि अंग्रेज़ी कोई हौवा नहीं है। हम लोगों को केवल उतनी ही इंग्लिश आनी चाहिए जितने से हमारा काम चल जाए। जैसे कि एक क्वालिफाइंग पेपर भी अपने को पास करना होता है, तो उस क्वालिफाइंग पेपर को पास करने के लिए बेसिक इंग्लिश तो अपने को आनी ही चाहिए। तो अपन उतनी इंग्लिश सीख लें कि उससे अपना जो, कई बार कुछ कंटेंट भी ऐसा होता है जो कुछ अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे insightsonindia.com है, मृणाल है, भारत सरकार की कुछ वेबसाइट्स हैं, या iasbaba.com है। तो उसमें कुछ सिंपल इंग्लिश में क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं। तो इतना तो हम कर ही लें कि उनको इंग्लिश में पढ़ लें, एकदम से इंग्लिश से ना तो डरें और ना ही इंग्लिश के से आतंकित हों, और इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश का यूज़ करते हुए आप हिंदी माध्यम रखें लेकिन इंग्लिश भी सीखें। मेरा आपसे ये अनुरोध है। हिंदी मीडियम के साथियों से एक और बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब हम मन बनाते हैं कि हम आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, हम लोग छोटे शहरों से या गांव से बिलोंग करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे कोई बहुत बड़े मेट्रोज से नहीं होते हैं। तो वो जब दिल्ली आते हैं तो उनको लगता है कि भाई, सबसे पहले तो उनको ये लगता है कि आईएएस बनना है तो दिल्ली जाना ही होगा। उसके लिए वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आके वो मुखर्जी नगर जाते हैं या राजेंद्र नगर जाते हैं, करोल बाग जाते हैं। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो बड़े बड़े विज्ञापन वहाँ पर कोचिंग संस्थानों के लगे होते हैं। मेरा कहना ये है आपसे कि पहली बात तो अब ये अपने दिमाग में बैठा लें कि आईएएस बनने के लिए आज की डेट में कोचिंग करना अनिवार्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बिना कोचिंग के बहुत सारे लोग हर साल सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जहाँ तक बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की है, तो उसमें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लीजिए नहीं पढ़ा है, सपोज़ आपने फ़िलॉसफी चुन लिया, हिस्ट्री चुन लिया और आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप उसकी कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। पर जहाँ तक सामान्य अध्ययन की बात है, जीएस की बात है, तो उसमें मैं कहूँगा कि आजकल इतना अच्छा कंटेंट जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, मान लीजिए लक्ष्मीकांत की किताब आती है पॉलिटी में, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की आती है, कल्चर में नितिन सिंघानिया की आती है, इस तरह की आपकी सारी किताबें उपलब्ध हैं। उसके अलावा जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उन पर भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जीएस की कोचिंग करें, और अगर करें भी तो केवल उस तक सीमित ना रहें, उसका अंधानुकरण ना करें। मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ साथ अपने आँख कान खुले रखें और देखते रहें कि आसपास क्या चल रहा है, क्या सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, थर्ड क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या आर्थिक सर्वेक्षण में क्या लिखा है, इंडिया एयरबुक क्या कह रही है। मतलब आप अपनी तैयारी को इस तरह से ना करें कि हिंदी मीडियम का एग्ज़ाम अलग से होगा यूपीएससी द्वारा और इंग्लिश मीडियम का अलग से होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, केवल मीडियम अलग होता है। इसलिए आप अपनी तैयारियों को इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे एट पार, उनके बराबर लाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप तैयारी कीजिए। और कम से कम ये देखिए कि कोचिंग की जो बाज़ार है उसमें बहुत सारे दोयम दर्जे के कोचिंग संस्थान भी हैं, उनसे बचिए और ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि कोचिंग करना अनिवार्य है। बिना कोचिंग के भी सफलता प्राप्त हो सकती है। स्टडी मटेरियल की बहुत शिकायत होती है दोस्तों। मैंने कई लोगों से सुना है कि हिंदी मीडियम में अच्छी किताबें नहीं हैं, अच्छे वेबसाइट्स नहीं हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छे चैनल टीवी पर अच्छी डिबेट नहीं आती है। तो दोस्तों, ये बातें पुराने ज़माने की हैं। अब आप देखिए कि कितने अच्छे प्रकाशक, जो बहुत नामचीन प्रकाशक हैं, चाहे वो मैग्रा हिल हो, चाहे वो सरकारी प्रकाशक हों, चाहे वो पब्लिकेशंस डिवीज़न हो, नेशनल बुक ट्रस्ट हो, चाहे वो जितने भी वेबसाइट्स हैं, राज्यसभा टीवी है, पीआईबी की वेबसाइट है, तमाम चीज़ें आजकल हिंदी में उपलब्ध हैं। और अच्छी अच्छी सभी प्रामाणिक किताबों के
अच्छे हिंदी अनुवाद आज की डेट में उपलब्ध हैं दोस्तों। उसके अलावा आप देखते हो वेबसाइट्स भी कुछ हिंदी में अच्छी उपलब्ध हैं, पर मैंने आपको बताया कि अगर इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं तो आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि आप इंग्लिश में वो क्वेश्चन पढ़ सकें। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अब ये भ्रम निकाल दें अपने दिमाग से कि हिंदी मीडियम में अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं है। काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल आज उपलब्ध है, आप उसका फ़ायदा उठाइए और किसी भी प्रकार की हीन भावना से मुक्त होकर सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए। मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कम अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों प्रोफेशनल अप्रोच की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो IIT करके आते हैं, जो मेडिकल करके आते हैं, CA होते हैं, जब वो राजेंद्र नगर में आते हैं, करोल बाग में आते हैं तैयारी करके, तो वो एक टाइमलाइन बनाकर आते हैं कि मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल में IAS बन के निकलना है। इतनी प्रोफेशनल अप्रोच उनकी होती है कि वो अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज़ करते हैं। जबकि मैंने हिंदी माध्यम वाले अपने साथियों में अक्सर देखा है कि वो पहले आके 1 साल तक तो रिसर्च करते हैं, 1 साल तक कोचिंग के धक्के खाते हैं, उसके बाद वो उनको पता चलता है कि क्या सही था क्या गलत था। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग भी मैं इसमें मतलब अपने दिल की बात आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग भी थोड़ी प्रोफेशनल अप्रोच अपनाइए और उसके साथ अपने समय की इम्पोर्टेंस को समझते हुए और अपना बैकअप प्लान बनाते हुए। दोस्तों मैं ये बात भी आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर हम सोचते हैं कि IAS बनेंगे नहीं तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। मेरा ये आपसे कहना है कि आपको एक करियर का बैकअप प्लान ज़रूर बनाइए, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट गेन करके बनाइए, चाहे आप एम्प्लॉयबिलिटी गेन करके बनाइए। हो सकता है कि अगर आपका आज IAS में सिलेक्शन ना हो क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे वो चीज़ भी आप अभी सोच लीजिए ताकि आपको तनाव कम हो। तो इस तरह से अगर आप बैकअप प्लान बनाएंगे तो आप थोड़ी सी प्रोफेशनल अप्रोच बना के और एक तनाव मुक्त होकर तैयारी कर पाएंगे। हिंदी मीडियम के दोस्तों से मुझे एक बात और कहनी है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को ऐसा इनहेरिटेड होता है क्योंकि आपने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की होती है, और जो बच्चा साइकोलॉजी में ऐसा बताया जाता है कि जो बच्चा मातृभाषा में पढ़ाई करता है उसकी विषय पर और अच्छी पकड़ होती है, उसका लेखन कौशल और भी अच्छा होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब आपको हिंदी में ही लिखना है IAS के एग्ज़ाम में तो आप अपने लेखन कौशल को अच्छा बनाइए। आप लिखिए, हर हफ्ते एक ऐसे लिखिए, हर हफ्ते 2 केस स्टडी लिखिए, GS के आंसर भी बीच बीच में लिखते रहिए और किसी से चेक कराते रहिए। तो अपना लेखन कौशल आप लोग इम्प्रूव कीजिए, तो मैं समझता हूँ कोई भी ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों विशेषकर जो हिंदी माध्यम के साथी हैं उनसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर हम पढ़ाई के दौरान या IAS की तैयारी के दौरान किसी को अपना कोई स्टडी मटेरियल दिखा देंगे या अपने नोट्स दिखा देंगे तो कहीं वो सेलेक्ट ना हो जाए और मैं ना रह जाऊँ। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल होगा, आप में कैपेबिलिटी होगी तो आप सफल होंगे ही होंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक दूसरे का साथ निभाएं। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से आता है तो आप दूसरे साथी को पढ़ा दीजिए। पढ़ाने से आप देखेंगे कि आपकी उस पर कमांड हो जाती है। एक सूत्र है तत्वार सूत्र ग्रंथ में, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी जो जीवित प्राणी होते हैं वो एक दूसरे की सहायता के माध्यम से ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस सूत्र को अपनाते हुए आप लोग खासतौर पे हिंदी मीडियम के जो साथी हैं वो एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें, ना कि एक दूसरे को से परेशान होकर या एक दूसरे से कि कहीं उसको फ़ायदा ना हो जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए। इस अप्रोच से कुछ भी हासिल नहीं होता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये देखा होगा कि मैंने कहा कि मैंने ग्रुप C में भी नौकरी की है, ग्रुप B में भी की है, ग्रुप A में भी की है। तो ऐसा मुझको क्या ऐसा मोटिवेशन था या ऐसी क्या मुझ में इच्छा थी कि मैं बार बार नौकरी के लेवल पे आगे बढ़ता जा रहा था। दोस्तों मुझे एक बार एक भैया थे, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया था एक बल्ब का। उन्होंने कहा कि कमरे में एक बल्ब है, उस बल्ब को अगर आप नीचे लटका दीजिए तो वो छोटे से एरिया में ही रोशनी देता है, लेकिन उसी बल्ब को अगर ऊपर कोने में लटका दें तो वो पूरे कमरे में रोशनी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से सही नौकरी में जाना चाहिए। अगर आप में काबिलियत है, आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, आप में काबिलियत है, आप में पोटेंशियल है, तो आपको उस लेवल का एग्ज़ाम देने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करने में कोई नुकसान नहीं है। हमारे संविधान में आपने सुना होगा दोस्तों, मूल कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके अंदर एक ड्यूटी है जिसके अंदर ये संविधान में लिखा हुआ है कि
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र उन्नति के शिखर को छू ले। यानी हम लोग अपने जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आईएएस ही हो, किसी भी और फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई व्यवसाय हम कर सकते हैं। जहाँ भी आप रहें वहाँ पर एक्सीलेंस के लिए काम करें, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या सामूहिक जीवन हो। अगर आप बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और अंत में मुझे आप सभी साथियों से मुझे एक बहुत अच्छा लगता है ये गाना, वो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो दोस्तों, आईएएस कोई जीवन का अंत नहीं है। आईएएस के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप देश की, समाज की सेवा कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो सिविल सेवाएं हों, चाहे वो अन्य कोई क्षेत्र हो, आप अपना बेस्ट करेंगे एक्सीलेंस की ओर। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, आपका संवैधानिक कर्तव्य भी है, उसको निभाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।